हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, यानी सब्जेक्टिव होंगे, और वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले मैं आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाऊंगा, इसके बाद आप देख लेना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सभी जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विद आंसर के। आपको किसी आंसर की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ये इतने आपको सरल लैंग्वेज में आपको ये आंसर मिलेंगे जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोगशाला में परीक्षण किस प्रकार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, मौलिक परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो मौलिक परीक्षण होता है उसके जरिए हम कार्बोहाइड्रेट का पता लगाते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि मौलिक परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाहे क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोगशाला में परीक्षण किस प्रकार करते हैं। ये क्वेश्चन दोनों आ जाए तो आंसर इसका एक ही लिखना है। तो देख लीजिए आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। हेडिंग डाल देनी है आपको, मौलिक परीक्षण। ये आप डाल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। तो आपको इसमें क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहली लाइन तो आप लिख ही पाएंगे, इस परीक्षण का उपयोग। अगर आपने डाला है मौलिक परीक्षण तो इस परीक्षण का उपयोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में किया जाता है। इतनी आप लाइन लिख पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक परख नली लेना है। परख नली में पदार्थ के 2 ml जलीय विलयन में पदार्थ के 2 ml जलीय विलयन में 2 बूंदें किसकी लेनी है, एल्कोहल अल्फा नेप्थॉल की, डालकर परख नली की दीवार के सहारे 1 ml शांत H2SO4 डालते हैं। कितना याद रखना है, H2O4 कितना डालते हैं, 1 ml, और 2 बूंदें किसकी डालते हैं, एल्कोहली अल्फा नेप्थोल। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्कोहली नेप्थोल। ठीक, जिन दोनों को आपको याद रखना है, यही नाम आपको लिखना है जब इसका मौलिक परीक्षण करते हैं। ठीक, तो आगे चलते देखते हैं यहाँ पे क्या है कि H2SO4 1 ml शांत H2O4 डालते हैं जिस स्थान पर दोनों द्रव मिलते हैं। जहाँ पर दोनों द्रव मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, देखो, यदि वहाँ पर एक बैंगनी रंग की एक वलय बन जाती है, रिंग बन जाती है, तो कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये इतना सिंपल आंसर था, आप इसे याद कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। तो देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले आपको लिखना है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। ओसाजोन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोसोन देता है। ग्लूकोसोन का जिंक और CH3COOH एस्टिक अम्ल अपचयन कराने पर फ्रक्टोज बनता है। तो आपको जो डेफिनेशन याद करनी है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद करते हैं, सूत्र याद करते हैं, तो भी आप डेफिनेशन लिख पाएंगे। अगर डेफिनेशन याद है तो आप इसका क्रिया लिख पाएंगे। तो क्रिया किस प्रकार से होगी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये आपने ले लिया ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, आप देख सकते हैं। ठीक, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार इसको स्ट्रक्चर को लिखना है ताकि आसानी से हम इसकी क्रिया करा पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्रिया कराई तो यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका ग्लूकोसोन बनता है। ग्लूकोसोन की जब HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे आपका बन जाता है ग्लूकोसोन। ठीक, ग्लूकोसोन यहाँ पे बनता है, फिर इसकी आपको क्रिया आगे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक, फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है, रफ विधि द्वारा एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कैसे परिवर्तन करेंगे। या आपको नाम आ जाए ग्लूकोज को एरेबिनोस बनाए, ग्लूकोज से एरोबिनोस बनाई। जो एरोबिनोस होता है वो होता है एल्डोपेंटोज का दूसरा नाम है। अब ग्लूकोज की बात करें तो एल्डोहेक्सोज का फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पे एक ये 2 क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपको एक लिखना है। तो देख लीजिए आंसर किस प्रकार के आएगा। यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, उच्चतर एल्डोज को निम्नतर एल्डोज में रफ संश्लेषण द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित पदों में होता है। पहले आपको यहाँ पर देख लेना है किस प्रकार से 2 स्ट्रक्चर हैं, इसी में फार्मूला लिखना है। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करके ग्लूकोसिक अम्ल बनाते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाकर फेरस सल्फेट की उपस्थिति में H2O2 ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे CO2 का एक अणु निकल जाता है। तो ये आपको 2 लाइनें याद रखनी है। इसके बाद आपको ये
यहाँ पे नीचे लिखना है, देखिए यहाँ पे होता है और निरंतर एल्डोज बनता है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ये आपका ग्लूकोज है, या इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। इसी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आपको ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ग्लूकोनिक अम्ल के बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनता है ये। ठीक, ये आपको फार्मूला याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको सही होंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आप इनका नाम नहीं लिख पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाम याद है तो अच्छे से आप लिख पाएंगे फार्मूलाज। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। नीचे फिर इसके वो क्रिया कराएंगे H2O2 के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एरेबिनोस या एल्डोपेंटोस। ये क्वेश्चन एक ही था, या एरेबिनोस प्राप्त हो गया, एल्डोपेंटोस फार्मूला एक ही होता है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको परीक्षण लिखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। परीक्षण ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, पहले आपको सूत्र लिख देना है, ये होता है CH2OH का होल 4 पॉइंट CHO। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए CH2OH और CHOH का होल थ्राइज है, यहाँ पे CO डॉट CH2OH। ठीक, इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस और फ्रक्टोज का गलनांक होता है 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, चूने की पानी के साथ क्रिया। जब चूने के पानी के साथ क्रिया ग्लूकोज करता है तो क्या बनता है, ब्लैक कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है। जबकि फ्रक्टोज चूने के पानी के साथ क्रिया करता है तो अब्लेक कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनता है या बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अगला देख लीजिए पॉइंट नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। जब आपका ग्लूकोज सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो ठंडी अवस्था में झुलस जाता है, जबकि फ्रक्टोज ठंडी अवस्था में नहीं झुलसता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। रिसोर्सिनॉल और सांद्र HCl के साथ क्रिया। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज कोई भी अपक्रिया नहीं होती है, ग्लूकोज के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं होती, जबकि फ्रक्टोज लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि फ्रक्टोज से लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, अमोनिया मालिब्डेट के साथ क्रिया। तो यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज है वो हल्का नीला रंग प्राप्त होता है। ग्लूकोज से कैसा हल्का नीला रंग प्राप्त होता है, जबकि फ्रक्टोज से हरा नीला रंग प्राप्त होता है। इसमें हल्का नीला रंग और इसमें हरा और नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित क्रियाओं में उत्पाद लिखिए। तो ये भी कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित क्रियाओं में उत्पाद कैसे, जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की क्रिया जब यहाँ पे HNO3 के साथ कराएंगे नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक, और सेलुलोज की क्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ दिए, तो किस प्रकार से आपका, जब आपको फ्रक्टोज की क्रिया, ये आपका फ्रक्टोज का फार्मूला है। फ्रक्टोज ये आपको फार्मूला केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फार्मूले से आप कुछ भी आगे बना सकते हैं, कुछ भी लिख पाएंगे। जब आपका फार्मूला गलत है तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। ठीक, तो आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। ठीक, यहाँ आगे देखते हैं, जब HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, ये आपको पहले देखना है। HOOC CHOH का होल ट्वाइस डॉट COOH प्लस HOOC डॉट CHOOH का होल थ्राइज COOH प्लस HOOC डॉट CH2OH। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है। आगे देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट था सेलुलोज सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ क्रिया। तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए C6H7O2 OH का होल थ्राइज, ये हमारा सेलुलोज का फार्मूला है, का होल एन प्लस 3HNO3। यहाँ पे देखो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, C6H7O2 ONO का होल ट्राइज ONO2 का होल थ्राइज का होल एन प्लस 3H2। ये हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा का भी आंसर यहाँ दिया है। तो यहाँ पे मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 5 यहाँ पे लाए थे, तो यहाँ पे आपके 5 कंप्लीट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक,
तो इन प्रश्नों को आप एक बार याद करना ज़रूर, नोट करके, ताकि अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण नामकरण कीजिए। वर्गीकरण तथा नामकरण कीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने याद रखना। ठीक, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखनी होगी, इसके बाद वर्गीकरण लिखेंगे, फिर नामकरण लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नामकरण या वर्गीकरण आगे पीछे कुछ कर दो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पहले लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन में क्या है देख लेते हैं कि वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अथवा आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर यौगिक देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बहुत ही इजी 3 डेफिनेशन याद कर पाएंगे आप। आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। ठीक, इसमें क्या करना है, सभी सामान्य कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज, इंग्लिश में तो ओ एस ही आता है। अतः यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड सी एच समूह, एल्डिहाइड जी सी एच समूह होता है, सी एच ओ समूह होता है, वो एल्डिहाइड होता है। ठीक, एल्डिहाइड सी एच ओ समूह उपस्थित है तो उसे एल्डोज, और यदि कीटोनिक R2CO2 R2CO, यहाँ पे देखना CO समूह उपस्थित है तो उसे कीटोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है कि आपका ये जो दिया है इसमें आपको कार्बन की 3 संख्या है, तो एल्डो ट्राई, कार्बन 3 है तो यहाँ पे ट्राई हो गया, और ओज तो आपको लगाना है। ठीक, क्योंकि इसमें CH समूह जुड़ा है, और एल्डो, इसके सभी पहले जो आपको कार्बोहाइड्रेट तो उनके सभी के अंत में ओज होता है, और जो आपको CH समूह जुड़ा है इससे एल्डो हो गया। और कार्बन 3 है, 1 2 3, सीखने कार्बन चुन के 3 है तो इसमें क्या होगा, ट्राई हो गया। तो याद रखना, एक कार्बन होता है तो उसे क्या मोनो कहते हैं, 2 कार्बन हो तो डाई कहते हैं, 3 कार्बन हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, और 5 पेंटा, इस प्रकार से होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर भी CHO समूह है तो इसे एल्डो पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा। ठीक, और यहाँ पे लास्ट में ओस लगता है क्योंकि सभी कार्बोहाइड्रेट ओस लगा होता है, तो यहाँ पे एल्डो टेट्रोज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर मेरे मतलब आपका एग्जाम्पल दूसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपका CH समूह जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डो, कार्बन की संख्या इसमें A1, कार्बन संख्या इसमें 1 2 3 4 5 दी है तो यहाँ पे पेंटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका तीसरा हो गया। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या देख लिया, इसका नामकरण देख लिया, वर्गीकरण रह गया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, हेडिंग डालनी है आपको, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को उनकी अणु संरचना तथा उनके जल अपघटन से उत्पन्न पदार्थों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, अगर इस स्ट्रक्चर को याद रखते हैं जो आपने यहाँ मैंने लिख कर दिया है तो आप डेफिनेशन लिखने में कोई भी हिचक नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं, 2, शर्करा और नॉन शर्करा या अशर्कराएँ। यहाँ पे अशर्कराएँ को क्या बोलते हैं, नॉन शर्करा को, नॉन शुगर को पॉलीसैकेराइड क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये मीठे नहीं होते हैं। ठीक, और शर्करा मीठी होती है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो शर्करा, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, शर्करा और पॉलीसैकेराइड। लेकिन पॉलीसैकेराइड के उपरूप होते हैं, अपर रूप होते हैं, लेकिन रूप नहीं होते। जैसे कि शर्करा को कई भागों में बांटा गया था, कि 2 भागों में बांटा गया है, ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे देख लीजिए शर्करा को मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में बांटा गया है। इसके बाद मोनोसैकेराइड को आपको 2 भागों में बांटा गया है, एल्डोज और कीटोज, और ओलिगोसैकेराइड को कई एक भाग में बांटा गया है, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पेंटा, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड को एल्डोज और कीटोज को याद रखना है, और ओलिगो को डाई, टेट्रा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सैकेराइड, इसी प्रकार से होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप इस प्रकार डेफिनेशन भी लिखते जाना है। आपको यहाँ से शुरू करना है, कहीं से पॉलीसैकेराइड की लिखें यहाँ पहले, या शर्करा शुरू कर दें, ये भी आपका लॉन्ग आंसर है, तो आपको सभी के बारे में डिटेल से लिखना होता है। ठीक, 2-2 लाइनें लिखेंगे, काफ़ी होते आती हैं। ठीक, यहाँ पे पहला हेडिंग डालते हैं मैंने शर्कराएँ। ठीक, शर्कराओं में क्या होता है, ये रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलय, जो आप चीनी खाते हैं वो कैसी होती है उसी के बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि आप जो जल होती है वो जल मेरा मतलब जो चीनी होती है वो जल में विलय होती है, आप लिख पाएंगे। ये रंगीन होती है। ठीक, तो ये भी लिख पाएंगे, ये रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलय है,
जल में विलीय पदार्थ है, सामान्यतः स्वाद में मीठी होती है। चीनी आपको पता है कैसी होती है, मीठी होती है। वही बातें लिखनी होती हैं जो आप जीवन में देखते हैं, करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, वह मीठे होते हैं। शर्कराओं को 2 भागों में विभाजित किया। अब इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया, ये तो मुझे पता है, तो वही चीज़ लिखनी है कि ये 2 भागों में, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। अब वो उनका नाम लिखना है। देखो पहला नंबर डाला, इसको आप पॉइंट ए बना दें, फर्स्ट बना दें। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट बनाया, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए पॉइंट में क्या है कि मोनोसैकेराइड है। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। कैसे, ये याद रखना, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। इन्हें जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इन्हें जल अपघटित नहीं किया जा सकता, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी लिखा है, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 से 6 तक होती है। क्रियात्मक समूह के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के होते हैं, वो भी 2 पॉइंट मैंने दे दिए। ये कैसे होते हैं, एल्डोज और कीटोज होते हैं। मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। देख लेते हैं, इनमें मुक्त क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, जैसे ग्लूकोज, ठीक। कीटोज में क्या है, इनमें मुक्त क्रियात्मक समूह कीटो समूह होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है आपका कीटो समूह होता है, जैसे फ्रक्टोज, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैंने फर्स्ट इसकी मोनोसैकेराइड के देख लिया, आप तो ओलिगोसैकेराइड, इसको कई भागों में बांटा गया। तो ओलिगोसैकेराइड को देख लेते हैं, ये शर्कराएं जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं निम्न प्रकार कौन कौन से। देखो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। ये आपका फार्मूला, ये भी याद रखना क्या है, सुक्रोज के जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसका फार्मूला सेम होता है, ठीक, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ठीक। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ट्राइसैकेराइड, जो ओलिगोसैकेराइड के पार्ट हैं, ट्राइसैकेराइड, ट्राई में देख लेते, ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं, जैसे रेफिनोज, ठीक। यहाँ पे देखिए रेफिनोज का क्रिया जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनता है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ दिया है कि टेट्रासैकेराइड, ये जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के 4 अणु देते हैं, जैसे स्टैकियोस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट हो गए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का स्वाद में मीठे होते हैं, अतः इन्हें शर्कराएं कहते हैं। जो आपको मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो मीठे होते हैं, ठीक। अब यहाँ आप देख लेते पॉलीसैकेराइड, जो सेकंड पॉइंट था हमारा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड देख लेते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिस्टलीय जल में अवलेय अथवा अल्प विलेय व स्वादहीन होते हैं। ये जल अपघटन पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या, मोनोसैकेराइड ये देते हैं, ठीक। अब यहाँ देख ले जो पॉलीसैकेराइड है उसका स्वाद मीठा नहीं होता है, अतः इन्हें अशर्कराएं भी कहते हैं, नॉन शुगर, ठीक। पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, इसमें दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि D+ ग्लूकोज की रिंग संरचना सूत्र की व्याख्या कीजिए, अथवा ग्लूकोज के वलय संरचना सूत्र की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं। आंसर में लिखना है ग्लूकोज का अणु सूत्र अथवा आणविक सूत्र, यानी उसे ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ठीक। डेफिनेशन लिखेंगे, रासायनिक विश्लेषणों के आधार पर ज्ञात होता है कि ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग डालनी है, वलय का आकार या रिंग, ठीक। वलय का आकार, साइज ऑफ रिंग। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए फिशर के ग्लूकोज की 5 सदस्यीय रचना प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम तथा चतुर्थ कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं। इसके पश्चात हैवर्थ, हल्स्ट और अन्य रसायनज्ञों ने सिद्ध किया कि ग्लूकोज में 5 सदस्यीय अर्थात चक्रीयकरण पहले और 5वें, और यहाँ पे क्या है, चक्रीकरण पहले और 5वें कार्बन परमाणु के बीच होता है। इसकी पुष्टि एक प्रयोग द्वारा की गई है। अल्फा मेथिल D+ ग्लूकोसाइड और मैथिलीकरण, जल अपघटन और ऑक्सीकरण करने पर ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ पे आपको ये फार्मूले लिखने हैं, ठीक। यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो ये आपका फार्मूला हो गया है अल्फ़ा D+ ग्लूकोज का। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, देख लेते हैं, मिथाइल D ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ पे इसकी क्रिया करेंगे, मैथिलीकरण करेंगे तो क्या बनता है, मैथिलीकरण करने के बाद आपको ये बनता है, ठीक। और इसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराएंगे
तो यहाँ पे आपको क्या बन जाता है, इसका नाम देख लेते हैं अल्फ़ा। नामकरण किस प्रकार से करते हैं ये भी आपको याद रखना है। अल्फ़ा मिथाइल 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 टेट्रा, टेट्रा के मतलब 4 हैं। देखिए जो आपके हैं OCH3 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 OCH3, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और 6 तो यहाँ पे टेट्रा ऑक्टो मिथाइल, क्या बोला है, ऑक्टो मिथाइल 1 2 3 4, 6 नहीं है शायद, ठीक 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ठीक। और टेट्रा ऑक्सो मिथाइल, तो यहाँ पे ये 6 मैट काट देना, शायद 6 नहीं है, यहाँ पे गलत है, ठीक। टेट्रा ऑक्टो मिथाइल डी ग्लूकोसाइड है, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा टेट्रा ऑक्टो मिथाइल डी ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ पे ये बन जाता है। आगे चलते हैं, क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसकी HNO3 के साथ क्रिया ऑक्सीकरण करते हैं HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है और यहाँ पे बनता है आपका अल्फ़ा 3,4 ट्राईमेथॉक्सी, अल्फ़ा 3,4 ट्राईमेथॉक्सी ग्लूकेरिक अम्ल। तो यहाँ पे एक चीज़ फिर से पॉइंट भूल गए, 2 3, यहाँ पे 2 भी आपको लिखना है। हाँ ये लिखा तो है 2 3 4 ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेन। यहाँ पे क्या होता है कि देखो पहले दूसरे नंबर पे ये जुड़ा है, ये जो आपको क्रियात्मक समूह जिस तरफ से नज़दीक होता है उसी तरफ से गिना जाता है। तो CH जो आपको समूह है वो दोनों साइड से इक्वल है, ठीक। तो आपका क्रियात्मक समूह है COOH दोनों तरफ से इक्वल है। तो यहाँ पे जिस पार्ट से नज़दीक पड़ता है उधर से करते हैं, दोनों साइड है। तो यहाँ पे देखना है कि जो आपको OCH3 जुड़ा है इसमें भी तो कितने नंबर पर, 2 3 4, 2 3 4 लिख दिया मैंने। अब इसमें कितने कार्बन 3 है, 3 के पास जुड़ा तो ट्राई लिख दिया, मैथॉक्सी ग्लूटेरिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, 2 3 4 ट्राई मैथॉक्सी ग्लूटेरिक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि ऑक्साइड रिंग पहले तथा चौथे कार्बन के बीच स्थित रहती है तो ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल के स्थान पर डाईमेथॉक्सी साक्सनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, इस प्रकार से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे टेट्रा ऑक्टोमेथाइल अल्फा ग्लूकोज की जब क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तो ये बनता है 1,2 डाईमेथॉक्सी साक्सिन अम्ल, ठीक, सैक्सनिक अम्ल, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारे ये प्रोडक्ट बन जाता है, परंतु वास्तव में ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल ही बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि वलय में प्रथम और पंचम कार्बन परमाणु ही ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं। उपर्युक्त चक्रीय संरचना एक खुली श्रृंखला के दोषों की व्याख्या करती है, ठीक। और इसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, तो ये आपको याद रखना है। पहला फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि रिंग बनने के कारण एल्डिहाइड कार्बन असममित हो जाते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज को 2 समयावी अल्फा तथा बीटा रूप में पाया जाता है, जिसके अनुरूप यह 2 मेथिल ग्लूकोसाइड के 2 समयावी रूप भी बनाता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑक्साइड रिंग अधिक स्थायी नहीं होती है, ऑक्साइड रिंग अधिक स्थायी नहीं होती है। यह प्रबल अभिकर्मकों जैसे HCN, H2NOH, C6H5NH, NH2 आदि क्रिया से टूट जाती है और स्वतंत्र एल्डिहाइडिक समूह हो जाता है, जिसके कारण ये अभिकर्मक ग्लूकोज से क्रिया करते हैं। जबकि सिप अभिकर्मक अमोनिया NH3 और NaHSO3 जैसे दुर्बल अभिकर्मक ऑक्साइड रिंग को नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए ये ग्लूकोज से अपक्रिया नहीं करते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज को रिंग संरचना परिवर्तित घूर्णन की व्याख्या करने में समर्थ है। चौथा पॉइंट है हमारा X करोड़ अध्ययनों से ग्लूकोज की 6 सदस्यीय संरचना की पुष्टि होती है।
तो ये मैंने फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के सभी पूरा आपके बुक से रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, सभी यूनिट्स के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको अब हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और तो इसलिए आप इसे याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। 5 क्वेश्चन आपको इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिले थे और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए थे, और इसमें आपको जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो आपके यहाँ 2 थे। ठीक, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।